नमस्कार। कहानियों की श्रृंखलाओं में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस्मत चुगतई की कहानी बेकुंडे की प्याली। दुन्ना, अरे हो दुन्ना, कहाँ मर गए हो जाके? दुन्ना जौहर के किनारे बैठा टट्टी फिर रहा था। उसने पुकार सुनकर जल्दी जल्दी ठंडे पानी से अपने आप को पाक साफ किया और नेकर घसीटता खेत की मेड़ से बचकर चल पड़ा, पुकार की बिल्कुल उल्टी दिशा में। यही तो खराबी है दुन्ना में, हर किसी की बात सुनी अनसुनी कर देता है। सुनता है तो सिर्फ पीरू मियाँ की। पीरू मियाँ ने उसे किसी काम का नहीं रखा। सकीना कितना हंसा करती थी, बस बेताब हंसे ही चले जाती थी। जी चाहता चुड़ैल के दांत तोड़ दो। जवान खूबसूरत जिंदा दांत जो उसके सांवले चेहरे पर बिजली की तरह कौंधा करते थे। पीर मोहम्मद से उसका पर्दा था। वह उससे 11 साल बड़ा था। उसके पैदा होते ही पीरू की माँ ने उसे ठीकर में रुपया डाल के मांग लिया था। और नूर मोहम्मद के 8 बच्चे थे। उनमें से एक तो चेचक में ठंडा हो गया, दूसरा जौहड़ में डूब मरा। सकीना बड़ी लाडली थी क्योंकि इकलौती बेटी थी। सकीना बड़ी हल्की फुल्की थी। पीरू उसे गोद में लेकर ऊंच नीच खेला करता। उसे देखते ही वो ठुमकने लगती थी। सब पीरू को छेड़ा करते, उसकी दुल्हन बहुत बेशर्म है। वह गोद में लेता तो चटाक से उसकी गाल का चुम्मा ले लेती। पीरू की नाक लाल हो जाती। वह जल्दी से उसे चाची की गोद में देना चाहता, मगर वह अपनी टांगों का कुंडल बनाकर उसकी कमर को पकड़ लेती और दहाड़े मार के रोने लगती। तब मजबूरन पीरू उसे लेकर भाग जाता। वह शर्मा तो जाता मगर गुस्सा नहीं करता। सकीना जब 12 बरस की हुई तो वह 24 बरस का पूरा मर्द हो गया था, मगर अभी तक मेहत रानियों के नहीं गया था। मेहत रानियां मैरिड अवेलेबल वुमन। मेहतर लोग गांव से 50 कदम पर बसते थे। उनके मर्द दूर दराज शहरों में रोजी कमाने चले जाते थे। कभी कभी तो 2-2 साल तक नहीं आते थे, मगर मेहतर ने अपनी औलाद को पराया मानकर कभी नहीं धुतकारा। मेहतर लोग मां जई छोवे हैं, बुजुर्गों का कहना है। रामकली उसे देखकर हमेशा मुस्कुराया करती थी। उसका पति बंबई में किसी फर्म में बड़ी तनख्वाह पर नौकर था। 5 बच्चे थे। इधर कई साल से उसने पैसा भेजना बंद कर दिया था। सुना था किसी मेम आया के प्यार में डल गया है। रामकली 12 घरों का मैला ढोती तब 2-2 रोटियां खानदान के हिस्से पड़ती। रामकली नजरबाज तो थी, पर नूर मोहम्मद सकीना की जवानी के इंतजार में इतना मगन था कि हमेशा नजर नीची के कतरा जाता। अब सकीना उससे पर्दा करने लगी थी। इसका मतलब यह नहीं कि खेत पर बथुए का साग बीनने नहीं जाती थी। कभी कभी खेत की मेड़ पर आते जाते टक्कर हो जाए तो वह सट से गन्ने के खेत में छिप जाती थी और पीरू अपनी नाक लाल किए हुए लपक छपक करता आगे निकल जाता था। तब पीरू को उसका वो चुम्मा याद आता था जब वो छोटी थी और बेझिझक ले लिया करती थी। उसे दुख था कि वो बड़ी क्यों हो गई। इतनी ही रहती तो वह उसे गोदी में ले आंख मचोली खेलता। दूसरी तरफ उसे उसकी जवानी का भी इंतजार था। शबे बारात के महीने में उसका निकाह होने वाला था। तभी मुल्क तकसीम हो गया। नूर मोहम्मद और उसका खानदान बिस्तर बांध गया। पीरू की मां ने बहुत समझाया कि लड़की का ब्याह कर कर जाओ, मगर उन्होंने कहा हमेशा के लिए थोड़ा जा रहे हैं भाई। 13 बीघे जमीन छोड़कर कौन जाता है? अरे जरा इस्लामी मुल्क के दीदार के लिए जा रहे हैं, 1-2 महीने में वापिस आ जाएंगे। नूर मोहम्मद का खानदान गया तो सकीना ने 14वें साल को पार करके 15वें में कदम रखा था। अगर पीरू के दीन मोहम्मद जिंदा होते तो कभी सकीना को नहीं जाने देते।
मगर नूर मोहम्मद ने तो बड़ी इंसानियत से समझाया था कि ठीकरे की मांग निकाह के समान होती है और वो 2 महीने में वापस आकर ब्याह करेंगे। मगर उसके जाने के बाद पता चला कि अपनी जमीन तो बंतू सिंह के हाथ चुपचाप भेज गए हैं। पीरू के होश उड़ गए। जब 2 महीने गुजर गए और कोई वापस ना आया तो उसका दम घुटने लगा। साल भर पीर मोहम्मद चचा का इंतजार करता रहा। लोग उसे छेड़ते कि तुम्हारी दुल्हन परदेश चली गई है। आखिर सब्र न हो सका तो वह पाकिस्तान रवाना हो गया। उसे बहुत से पूर्व पीर मोहम्मद मिले, पर उसमें कोई उसका चचा ना था। अक्सर कई की बेटियों के नाम सकीना भी थे, मगर वह सकीना ना मिली जिसे वो गोद में लेकर उठाकर आंख मिचौली खेला करता था और वो चटाक से उसका चुम्मा ले लिया करती थी। कोई अक्लमंद होता तो वहीं ठिकाना बना लेता, मगर उसे अपनी अंधी माँ का ख्याल सताने लगा और उसने सुना कि पाकिस्तान लाहौर के आगे तक फैला हुआ है और इतने लंबे चौड़े पाकिस्तान में वो नूर मोहम्मद को कहाँ ढूंढेगा। और उसे फिर अनजान मुल्क में दहशत होने लगी थी। वो धक्के खाता वापस लौट आया। दिल को बैठा कोई समझा रहा था, नूर मोहम्मद उसका सगा चचा है, बाप के बाद खानदान का बुजुर्ग है, कोई बेईमानी नहीं करेगा और ठीकरे की मांग निकाह के समान होती है। शरीफों की जबान जूते का तल्ला नहीं जो पलट जाए। सकीना पीर मोहम्मद की है, वो किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। शरीफ जादियां कभी दूसरे मर्द का मुंह नहीं देखती, बस एक मर्द के नाम पर ही जिंदगी काट देती। मां ने बहुत समझाया, तू राजी होवे सलामत की छोटी बेटी से ब्याह करवा दूं, मगर पीरू का दिल तो सकीना का हो चुका था। वो चुपचाप उठकर चला जाता। गांव के हिसाब से तो वह बूढ़ा हो रहा था और लोग उस पर हंसते भी थे कि अब तक कुंवारा बैठा है। और यह मालूम करके कि मेहतरानियों के भी नहीं जाता, लोग उसकी मर्दानगी पे शक करने लगे थे। फिर कुछ दिनों के बाद कोई पाकिस्तान से आया तो उसने बताया कि नूर मोहम्मद के तो बड़े ठाठ हैं, उसको मकान अलाट हो गए हैं, बेटे छोटे बड़े व्यापार में लग गए हैं और नूर मोहम्मद खुद गाड़ी चलाता है और सकीना का ब्याह एक बड़े आदमी से हो गया है। वो बड़ा आदमी नूर मोहम्मद से उम्र में थोड़ा सा ही बड़ा है, मगर ईंटों का भट्टा चलाता है। उसने सबको ठिकाने लगा दिया है और सकीना के दाम भी वसूल लिए। उस दिन पीर मोहम्मद बहुत हंसा। लोग उसे ऐसे अहमक हैं, सकीना उसकी दुल्हन किसी और की कैसे हो सकती है, वह हमेशा उसके नाम पर बैठी रहेगी। सकीना जो उसकी कमर के गिर्द अपनी टांगों का कुंडा फंसा लेती थी और जब तक नींद में आंखें ना मूंद जाए उसको छोड़ने को तैयार ना होती थी, वो कैसे किसी और की हो सकती है। मगर उस दिन न जाने क्यों पीर मोहम्मद अंदर से टूट गया। खेत पर जाने की बजाय शहर की तरफ चल पड़ा। 5-6 मील निकल गया, गलियों में घूमता रहा। खेतों की बजाय अगर वह कोई व्यापार करे तो सकीना को ब्याह कर ला सकता है। सकीना खेतों में नहीं रह सकती, वो तो अब शहर में रहती है। उसके बाप भाई खेती छोड़कर व्यापारी बन बैठे हैं, वह उनसे बड़ा व्यापारी बनकर दिखाएगा। पाकिस्तान में धूम मच जाएगी, लोग अपनी अपनी बेटियां लेकर आएंगे। तब नूर मोहम्मद भी आकर अपना हक जताएगा। तब वह कहेगा, मां के बिना शादी ना करूंगा, मां को पहले बुला भेजो। तब मां भी आएंगी, भाई भी नखरा छोड़कर आएंगे और उसका ब्याह होगा। दुल्हन घर में आएगी तो चांदनी खिल उठेगी। वह सिर झुकाए कोठरिया में बैठी होगी। दूल्हा उसका घूंघट उठाएगा और वो अपने नरम नरम जलते हुए होंठ उसकी गालों पे रख देगी और फिर अपनी सडोल टांगों से उसकी कमर में अपना कुंडल बांध देगी। चौड़ के किनारे बैठे बैठे उसका जिस्म
पिघलने लगता, चिंगारियां सी फूटने लगती, रस फूट निकलता और वह चौहड़ के पानी में आधा धड़ डुबो देता। और तोते अमरूद और बेर के दरख्तों का कबाड़ा कर देते। उसे होश न रहता, मालिक आकर उसे गालियां सुनाता। खेतों पर भाइयों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए बेर और अमरूद की रखवाली करने लगा। 2 वक्त की रोटी मिल जाती। माँ बहू लाने का अरमान लिए अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। उसे भैंसों की कोठरी में भेज दिया गया। भैंसों से उसे कोई शिकायत ना थी। ना वो उसे ताने देती, ना वो उसका मजाक उड़ाती। सकीना कितने सुडौल उपले थापती थी, पतले पतले कि दम भर में सूख जाते और जरा में सुलग जाते। मगर जब वह पाकिस्तान से लाएगा ब्याह करके तो उसे उपले नहीं थपने देगा, उसके मेहंदी लगे हाथ चूमता रहेगा और चौहड़ का पानी आग बुझा देगा। दुन्ना 8-9 बरस का था। उसकी माँ बहुत बांकी थी। बाप कलकत्ता में गुम हो गया, पैसे आने बंद हो गए। पर सोन तारा बड़ी चुटपुटी थी। उसे मैला ढोने से नफरत थी। खेत रखवाया करती थी और आती जाते से आंख लड़ाया करती थी। एक दिन बाहर से कोई दलाल आया और उसे फुसला कर ले गया। तब दुन्ना अकेला रह गया। कहने वाले कहते हैं कि बंबई में फिल्म स्टार बन गई है। दुन्ना हेमा मालिनी और रेखा की तस्वीरें दीवार पर चिपकी देखकर पैरों खड़ा घूरता रहता। उसे सब हीरोइनों की सूरत अपनी माँ जैसी लगती थी। ऐसी ही थी उसकी माँ। उसके पेट में बीच में भी ऐसा ही भंवर जैसा सुराग था, जिस पर मुंह रखते ही दुन्ना को नींद आने लगती थी। जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खींचता है, दीनू पीरू मियाँ की तरफ खींचा और उनसे चिपक गया। जब पीरू मियाँ और दुन्ना कहीं साथ साथ जा रहे हों तो ऐसा लगता जैसे पीरू मियाँ का एक टुकड़ा टूट कर उनके पीछे पीछे चल रहा है। किसी जन्म में जरूर बाप बेटे रहे होंगे। शुरू शुरू में लोगों ने बहुत टोका, तुम शेख ज़ादे भंगी के लौंडे के साथ उठते बैठते हो, खाते पीते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मगर बावजूद कोशिश के पीरू मियाँ को शर्म ना आई। पीरू मियाँ ने दुन्ना को अपने साथ व्यापार में लगा लिया। कड़कड़ाते जाड़े में दोनों तड़के ही काम पर निकल जाते। पीरू मियाँ को किसी ने एक धुना हुआ ओवरकोट दे दिया था, जो वो हर जाड़े में पहन लेते और कभी नहीं उतारते। उसी में सोते, उसी में जंगल जाते। दुन्ना के लिए एक साहब बहादुर के बेटे ने एक डिनर जैकेट दे दी थी। कभी इस जैकेट को पहनने वाला साहब इसे पहनकर डिनर खाता होगा, हसीन लड़कियों के साथ इश्क लड़ाता होगा। पीरू मियाँ और दुन्ना शहर और कस्बा में पुराना सामान बीनते फिरते हैं। लोग कूड़े में बड़े काम की चीजें फेंक देते हैं, खाली शीशियां और डिब्बे, मैले चिथड़े, जिन्हें जोहड़ में धोकर सुखा लिया जाए तो भंगी अपनी गुदड़ियों को जोड़ने के लिए बड़े शौक से खरीद लेते हैं। पीरू मियाँ और दुन्ना इन कपड़ों को ज्वार और मकई के बदले में बेच लेते हैं। शीशियां डिब्बों के साथ बिक जाती हैं। मगर कुछ हासिल लोग हैं जो कि सोन तारा को बंबई में रंडी बाजार में बिक गई ऐसा बोलते हैं। वह अपने सिर पर मैले का टोकरा ढोने की बजाय मैले में कमर तक गड़ गई। बच्चू बकवास करे हैं, पीरू मियाँ ने दुन्ना को समझाया। एक दिन वो मोटर कार में बैठकर आवेगी, तब ये सारे बदमाश मुंह देखते रह जाएंगे। दुन्ना उन्हें अपना पीरो मुर्शिद मानता है। उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज मोती समझकर चुन लेता है। पीरू मियाँ बड़ी पहुंची हुई बातें करते हैं। पीरू मियाँ, जी लला, मां छिनाल थी तो लला। पीरू मियाँ बड़े तकल्लुफ से कहते हैं। उन्हें औरतों के बारे में ज्यादा इल्म ही कहाँ था। उन्हें बस एक नन्ही सी औरत को गोद में खिलाया था,
जो दूर चली गई और अभी तक उनके दिल में बसी हुई है। पीरू मियाँ। हाँ लल्ला। सकीना बीबी कब आवेंगी? बस ईद के बाद आ जावेंगी। दुन्ना टाल गया। वह जानता था कि सकीना बीबी अब ना आएंगी। पीरू मियाँ तो पगले हैं, हर दफा कहते हैं ईद के बाद आएगी, बकरीद के बाद आएगी। मगर कितनी ही ईदें बकरीदें गुजर गईं, सकीना बीबी नहीं आई। कारोबार मुनाफे वाला भी था और दिलचस्प भी। लोग कैसे कैसे लापरवाह होते हैं। दुन्ना को एक दिन साबित की साबित गेंद मिली, जरा सा सुराग था और पिचक जाता था। पीरू मियाँ ने उस पर जरा सा आटा लगाकर धूप में रख दिया तो बिल्कुल नहीं होगी। एक दिन एक बूंदा मिला, बस उसका कुंडा टेढ़ा हो गया था। पीरू मियाँ ने सूदा कर दिया। और फिर एक दिन कूड़े के ढेर में दुन्ना को दबी हुई एक चाय की प्याली मिली। प्याली देखकर वह सन्नाटे में रह गया। उसने इतनी नाजुक और खूबसूरत चीज जिंदगी में नहीं देखी थी। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। सहम कर उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। जरूर प्याली किसी ने भूल से फेंक दी है। प्याली बिल्कुल साबित थी, सिर्फ उसका कुंडा नहीं था। किसी निपुण कारीगर ने बड़ी मेहनत और लगन से सुई की नोक से ऊपर नक्काशी की हुई थी। पूरा गुलजार खिला हुआ था। फूल और कलियों के गुच्छों पर नन्ही नन्ही चावल बराबर चिड़ियां बैठी थीं, जिनकी दुमें धनक रंगों की तरह घेरा बनाए हुए थी। दुन्ना को ऐसा लगा कि वो किसी देश का राजकुमार है और जादू के बनाए हुए चमन में परियों के झुरमुट में खड़ा है। जाको तो कुंडो ट्यूटो है। पीरू मियाँ ने नाक कचोड़ी। कुंडा? हाँ बेलला, देख इधर होवे है कुंडा, जहां में उंगली डालकर चाय पीवे हैं सब लोग। गांव में सब चाय कटोरे या गिलास में पीते हैं। दुन्ना ने कभी कुंडादार प्याली देखी नहीं थी और खुद उसकी जिंदगी का कोई कुंडा ना था। वह तो खुद पीरू मियाँ का कुंडा था। जब धाम में दोनों धूप खाने बैठते तो ऐसा लगता कि एक मैली सी चाय की प्याली दीवार से लगी रखी है। पीरू मियाँ 52-53 बरस के होंगे। उनके सारे बाल सफेद हो गए थे। मेहतर के साथ खाने पीने पर उन्हें खानदान ने बिरादरी से बाहर कर दिया था। सोनतारा जब से भगी थी, उसकी कोठरी में उसकी सास भैंसें और बकरियां बांधने लगी थी। वहीं कोने में पीरू मियाँ और दुन्ना प्याल पर बोरी डालकर पड़े रहते थे। जिस दिन बेकुंडे की प्याली लेकर पीरू और दुन्ना गांव पहुंचे, एक खलबली सी मच गई। गांव के बच्चे इस अजीब चीज को देखने टूट पड़े। जो देखता दंग रह जाता। किसी का टूटे हुए कुंडे पर ध्यान ही ना जाता। स्कूल के मास्टर ने प्याली के पैंदे पर पढ़कर बताया कि यह मेड इन इंग्लैंड है। जरूर इसमें कोई साहब बहादुर चाय पिया करता होगा और मुल्क जाते वक्त कुंडा ले गया और प्याली भूल गया। भाई भूल ही बेच गया होगा, वरना कुंडा न होने पर भी प्याली निहायत काम की थी। गरम गरम चाय भर दोनों हथेलियों में थाम लो, मजे से पियो। हथेलियां भी गरम और मजे में जरा भी फर्क नहीं। फौरन दुन्ना गया और चाय वाले की दुकान से पत्तियां मांग लाया। वह उसकी बकरियां चराया करता था। एवज में बाजरे की रोटी मिलती थी। उस दिन उसने रोटी की बजाय चाय ले ली। गुड़ था ही, क्योंकि पीरू मियाँ ने कल ही खाली शीशे और डिब्बे बेचे थे। चाय बनी, पीरू मियाँ ने पी ली। फिर उसी में दुन्ना को मिली। दुन्ना को तो प्याली में पीने से नशा चढ़ गया। इतनी मीठी और गाढ़ी चाय उसने जिंदगी भर नहीं पी थी। हैंडपंप पर प्याली धोकर उसने 2 घूंट पानी भी पी लिया। पानी जैसे शरबत बन गया।
वह तो ना जाने कितना पानी पीता जाता, मगर पीरू मियाँ ने डांट के बुलाया, इतना पानी पिएगा तो रात भर नेकर गिल्ली करेगा, चल अंदर। दूसरे दिन सारे गांव में खबर फैल गई कि पीरू मियाँ और दुन्ना शहर से विलायती प्याली चुरा कर लाए हैं। उन्होंने बहुत कस्में खाई कि कूड़े में पड़ी मिली है, मगर किसी को यकीन ही ना आया। भला कौन ऐसा सिरफिरा होगा जो विलायती प्याली कूड़े में फेंक दे। गांव का थाना एक उजड़ी हुई मगर नीम पुख्ता इमारत में है। 3-4 सिपाही रहते हैं। ज्यादा वक्त ऊंघा करते हैं, और रात को चोर किसी का खेत लूटते हैं तो वो बड़ी नींद से सो जाते हैं। उन्हें लाठबाजी बिल्कुल पसंद नहीं। चोरों के चले जाने के बाद उठते हैं, बड़ी सरगर्मी दिखाते हैं, इधर उधर डांट डपट करते हैं। जिसकी चोरी हुई हो उसे घंटों बिठाए कागजी कार्रवाई किया करते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर निकलता है। विलायती प्याली? कांस्टेबल चिरंगीलाल चौंक पड़े। देसी होती तो खैर ऐसा अंधेर ना होता। अपने मैले कोट पर पेटी कसकर उठ खड़े हुए और भंगियों की कॉलोनी की तरफ रवाना हुए। जलूस में लौंडे और कुत्ते भी लग लिए। जब वह कानूनी चारागार मुलजिमों की झोंपड़ी पे पहुंचे तो दुन्ना कंदोली में बाजरे का आटा मान रहा था, और पीरू मियाँ 3 ईंटों के चूल्हे में झकार और छपटियां झोंक रहे थे। ए पीरू मियाँ, अब कौन ठिकावे हाथ मारे हो? चिरंजी लाल गुर्राया। काहू ना सरकार। पीरू मियाँ खांसे। हमने तुत्ते कितनी बार कही थी चोरी चक्कारी ना करी। हमने कोई चोरी ना करी। ये विलायती प्यारी तुम्हारा बाप दे गए हो। सरकार, ये तो हमा कूड़ा में पड़ी मिली। अब जो भंगी का छोरा भी कूड़ा में पड़ा मिलिया होगा। छोरे की बात पीरू मियाँ की दुखती रख थी। छोरे को उन्होंने चोरी से कलमा पढ़ा लिया था। वह कुंडे की प्याली की तरह पीरू मियाँ से जुड़कर प्याली की निकटता से खुद को बड़ा सुरक्षित समझता था। वैसे कुंडे का दुनिया में कोई मसरफ नहीं होता, लेकिन प्याली के साथ इसका एक मुकम्मल मकाम होता है। जे रही प्याली। पीरू मियाँ ने प्याली कोने वाली मटकी से निकालकर चिरंजी लाल के हाथ में दे दी। दुन्ना का कलेजा प्याली में लटका जा रहा था। अरे जे साली तो टूटी भई है, जा में तो कुंडा ना है। चिरंजी लाल ने प्याली जमीन पर फेंक दी और पलट कर चल पड़ा। एक चीख मारकर प्याली के टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरी चीख दुन्ना के गले में घुट गई। आटा सने हाथों से उसने प्याली के टुकड़े हुए देख जैसे देख रहा हो शायद अब भी इस प्याली में जान बाकी है। रो ना लला, आटा दे, मैं जोड़ दूंगा, पीरू मियाँ ने समझाया। दुन्ना भागा भागा गया और बनिए के यहां से गेहूं का आटा मांग कर लाया। दम भर में प्याली जुड़ गई, बिल्कुल नई मालूम होने लगी। गौर से देखो तो कहीं से जोड़ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जाओ, धान को धूप में रखा। लल्ला ने रसान से प्याली उठाई और धूप में रख दी। रोटी खाते वक्त झांक झांक कर प्याली को देखता रहा, फिर जाकर उसके करीब बैठकर उसके सूखने का इंतजार करता रहा। लपाक सपाक भागती हुई रात आन पहुंची। कई बार पुकारने पर भी दुन्ना बड़ी मुश्किल से अंदर आया। वह तो प्याली को भी साथ लाना चाह रहा था, मगर पीरू मियाँ ने समझाया, सुबह तक धूप में रहेगी तो अच्छा रहेगा। अभी जोड़ कच्चे हैं, हिलने डुलने से खुल जाएंगे। क्या गजब की सर्दी थी। बर्फ की सलाखें जिस्म के आर पार हो जाती थी।
गर्मी में तो जौहड़ में डुबकी लगा लो, एयर कंडीशन का मजा ले लो, मगर जाड़ा तो खुदा ने सिर्फ इंसानों को अजाब दोजख का आदी बनाने के लिए भेजा था। सुबह सवेरे पीरू मियाँ की आंख खुली तो दुन्ना गायब था। दरवाजा खुला हुआ था और बारिश हो रही थी। बारिश में मलेच कहां निकल गया? दुन्ना! ओ! अरे ओ दुन्ना! उन्होंने पुकारा और उनका दिल धक हो गया। चौहड़ के पास कोई चीज पड़ी थी। कोई बकरी मर गई क्या? रात को बाहर गई होगी। मगर जी ना माना। उन्होंने बोड़ा ओढ़कर उस काली रौ की तरफ बढ़ना शुरू किया। दुन्ना कुंडे की तरह मुड़ा पड़ा था। उसके सिर से खून निकलकर जम गया था। हाथों में आटे की जोड़ी गई प्याली अभी तक दबोचे हुए था। उसके जोड़ खुल गए थे। उन्होंने इसे उठाना चाहा, मगर वह अकड़ गया। उन्होंने बोरी उतारकर उसके ऊपर डाल दी। दुन्ना उसी टूटी हुई प्याली को हाथ में लिए पड़ा रहा। दोपहर को पानी थम गया और धूप निकल गई। नमस्कार। ये थी आज की कहानी बेकुंडे की प्याली।